हेलो स्टूडेंट्स, अब तो धीरे धीरे फोर्थ में आने वाला है, लेकिन उन बच्चों की चिंता ज़्यादा हो रही है जिन्हें ये लग रहा है सर हम कैसे पास होंगे, सर हमें 11th क्लास में जाने पर क्या साइंस या कॉमर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। अभी जो मैंने फर्स्ट फार्मूला 14 का वीडियो आपके सामने रखा था, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और अब मैं ये सेकंड वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। आप ये अच्छी तरह से चेक कर लें कि क्या आपने जो क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में सॉल्व किए थे, अब सेकंड वीडियो में टोटली डिफरेंट क्वेश्चंस आपके लिए आ रहे हैं। बस एक बात के लिए मैं आप लोगों को वार्न करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियोस, खासतौर से फार्मूला 14 के वीडियोस बिना पेन और पेपर के मत देखिएगा। जब पेन पेपर आपके सामने होगा तो आप बड़े आराम से उन क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे, सीख पाएंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है मैथ्स पढ़ने से नहीं आती है, मैथ्स करने से आती है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने इस सबसे पहले फर्स्ट पेज से इंट्रोड्यूस करा दूं। मैंने इसमें आपके लिए 3 थ्योरम्स, थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3 ली है। थ्योरम्स फर्स्ट आपकी बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम है। सेकंड आपके लिए सर्कल से द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। एंड थर्ड है आपके लिए जो नीचे लिखी हुई है पाइथागोरस थ्योरम है। इन तीनों थ्योरम में से एक थ्योरम आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेगी, चाहे वो बेसिक का हो या स्टैंडर्ड का हो। अदर 2 थ्योरम्स जो होंगी उन पर क्वेश्चंस 100% आएंगे। चैप्टर 1 से मैंने जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट लिया है, ये सारे फॉर्मूले आपके लिए हैं। अगर आप इनको बेसिकली काउंट करेंगे तो ये सारे फॉर्मूले 14 में ही आ जाएंगे। सेकंड पार्ट में जब मैं थर्ड एपिसोड बनाऊंगा तो उसमें जो रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए उसके 14 क्वेश्चंस लूँगा। इस तरह से ये सीरीज मेरी चलती रहेगी और टोटल 14 पेपर्स मेरे पास ये तैयार मिलेंगे आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 से फर्स्ट क्वेश्चन जो प्री बोर्ड सेकंड में भी आया है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से जब हम इसको प्रूव करते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम। सबसे पहले लिखते हैं लेट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, देन वी हैव रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। रैशनल नंबर पी वाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, बट ये लिखना जरूरी है वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। सो रूट 5 का जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा आपका p इज इक्वल टू रूट 5q। व्हेन वी स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट p स्क्वेयर इज इक्वल टू 5q स्क्वेयर। अब थ्योरम आपके लिए जो फर्स्ट वाली थ्योरम आपके फर्स्ट चैप्टर में दी गई है कि इफ p स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5, इधर देखिए p स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5 देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ p। अंडरस्टैंड? सो अगर आपका p का एक फैक्टर 5 आ गया है तब आपको यहाँ एज्यूम करना है p इज इक्वल टू 5m। अब p q की जगह 5m की जगह 5r भी लिख सकते हैं आप लोग। सो ये केस आप कहाँ पर पुट करेंगे? ये पुट करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 पर। ये देखिए, और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा p स्क्वेयर इज इक्वल टू 25m स्क्वेयर, मिलेगा ना। सो इट विल बी 5q स्क्वेयर इज इक्वल टू 25m स्क्वेयर। अब 5 से जब हम कैंसिल करेंगे किसको? 25 को, तो ये हो जाएगा 5m स्क्वेयर, राइट। तो हमारे पास क्या यहाँ पर बचा? q स्क्वेयर इज इक्वल टू 5m स्क्वेयर। तो जिस तरह से हमने फर्स्ट केस में ये बताया था कि p स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5, तो अब क्या बताएंगे? q स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5 देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब है 5 हमारा p एंड q का कॉमन फैक्टर हो गया। ये देखिए, कॉमन फैक्टर हुआ ना। सो फ्रॉम अबव वी कंक्लूड दैट p एंड q हैज वन कॉमन फैक्टर ऑफ 5 which contradict that p and q are co-prime. Therefore our assumption is wrong, hence root 5 is an irrational। यहाँ लास्ट में डिक्लेयर कर देना है। सो ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड। इसीलिए इसको कौन सा मेथड कहते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है इस फॉर्मूले पर कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, राइट। इस फॉर्मूले पे लिया है।
तो हमने क्या कहा, क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 एंड द नंबर वेरीफाई दैट फ्रॉम दिस। 510 के जब प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 17 आएगा। 92 का फैक्टर निकालेंगे तो हमारा 2 इंटू 2 इंटू 23 आएगा। जब इसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 23। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों फैक्टर्स में कॉमन क्या है, तो कॉमन हमें केवल क्या मिला, 2 मिला है। अगर ये 2 कॉमन है तो एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा, राइट। अब रिमेनिंग फैक्टर्स में जरा देखते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन सा आ रहा है। ग्रेटेस्ट टाइम फैक्टर किसके हैं, 2 स्क्वायर ये है, 3 वन टाइम है, 5 वन टाइम है, 17 भी वन टाइम है एंड लास्ट 23। So when we multiply all these factors we will get 2 3 4 6 0, it will be the LCM। अब HCF भी आ गया हमारे पास, LCM भी आ गया हमारे पास। अब हमको इसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 46920, देन प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM 2 इंटू 2 3 4 6 0, दैट विल बी ऑल्सो 46920। हैंस वेरीफाइड हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अंडरस्टैंड। अब इसी में क्वेश्चन वो बना सकता है कि आपको एक HCF दे दिया, LCM दे दिया और एक नंबर दिया सिंगल, दूसरे को X लिख दिया। सो वी अप्लाई द सेम फॉर्मूला, करेक्ट। पेन पेपर अगर हाथ में होगा तो आप जरूर सीख रहे होंगे, अदरवाइज इसी स्लाइड को आप पॉज कर दीजिए और दोनों क्वेश्चन को लिख करके लर्न कर लीजिए। आई एम 100% श्योर चैप्टर 1 से इन दो में से कोई एक बेसिक या स्टैंडर्ड में पक्का आने वाला है। थर्ड है हमारे पास, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो आजकल ये फॉर्मूला पॉपुलर है, एनसीईआरटी ने इस फॉर्मूले से बिल्कुल भी काम नहीं किया है, लेकिन सभी एग्जामिनर इस बात पर एग्री करते हैं कि नहीं, बच्चों को ने अगर ये कर दिया है x² माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो इस पर भी उन्हें मार्क्स दिए जा सकते हैं। सो लेट्स वी फाइंड आउट सम ऑफ द जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, -3। अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया आपके पास, ओनली 2। अब आपको इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रखनी है, इट विल बी x² माइनस एंड -3x, तो माइनस माइनस बिकम प्लस एंड 3x प्लस 2। सो हमारा जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द जीरोज। अब देखिए इसमें हमने सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया था थर्ड में। अब फोर्थ में क्या फाइंड आउट कराना है आपसे, जीरोज। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² माइनस 2x माइनस 8। अब इसके बाद एक कंडीशन और लगी, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट फाइंड करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है, इसे वो कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। तो a आपका हो जाएगा 1, b हो जाएगा -2, c हो जाएगा -8, नो प्रॉब्लम। सो सबसे पहले हम इसे फैक्टराइजेशन निकालेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करते हुए। तो फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे x-4 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कैसे फैक्टराइज किया अच्छी तरह से आप जानते होंगे। x-4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 4 और एक आ जाएगी -2। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके 2 जीरोज आ गए, 4 -2। अब इसे हम वेरीफाई कहाँ करेंगे, वेरीफाई करेंगे सम ऑफ द जीरोज में और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में। यानी कि 4 इंटू -2 करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में और 4 प्लस के साथ -2 लिखेंगे। ये देखिए तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 मल्टीपल में क्या आएगा, -8। तो अब फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c अपॉन ए। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर भी आया 2 और ये भी आया -8। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वॉज -8 ये वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरोज वॉज 2 एंड -b अपॉन ए की वैल्यू भी 2 आ गई। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपने इसके कॉफिशिएंट्स और जीरोज के रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया है, दैट्स ऑल, करेक्ट। तो किस बच्चे को ये क्वेश्चन बनेगा, उसी बच्चे को बनेगा जिसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आता होगा और जो सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जिसे अच्छी तरह आता होगा वही इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर पाएगा। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। देखो बच्चों, आपने क्लास 9th में भी इसको बहुत अच्छे से सीखा होगा कि एक अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है तो उसे कैसे प्लॉट करते हैं। उसके लिए हम ये टेबल या समरी तैयार करते हैं।
जब समरी तैयार करते हैं तो इसके लिए अपने अपने मेथड होते हैं कि अगर कोई बच्चे इसको सॉल्व करके y के इक्वल टू में ला करके सीधा x की वैल्यू रखता जाएगा, एक बार 0 रख दी, एक बार 3 रख दी, एक बार 6। हाँ, वैल्यू रखते टाइम x की आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई इरेशनल नंबर ना आए, डेसिमल में इस तरह का नंबर ना आए कि जिस पर बाहर लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तो ऐसे नंबर पुट करेंगे आप x की जगह पर कि आपको प्रॉपर नंबर मिलता जाए, रियल नंबर 2 1 0। तो बताइए आपको पॉइंट्स क्या मिल गए, 0,2 3,1 6,0। जैसे ही आप इनको प्लॉट करेंगे तो आपका इक्वेशन x + 3y, देखिए ये लाइन है आपकी 0,2, ये y एक्सिस पे आ जाएगा और ये लाइन आपकी 6,0। थर्ड पॉइंट इसने इसमें प्लॉट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 3 1 प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको, देखा जाए तो उसने बड़े आसानी से इसको प्लॉट कर लिया है। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन में y = निकाल के x की वैल्यू रखते चले जाएंगे ताकि हमें कोई ईजीएस्ट नंबर मिलते चले जाएं, और ये पॉइंट बनेगा 0,-4 और ये बना 6,0। चलो इन दोनों को भी प्लॉट कर दोगे तो देखिए एक पॉइंट यहाँ आएगा, रेड से मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, और एक पॉइंट यहाँ है। अब देखो 6,0 कॉमन पॉइंट आ गया, और ड्रॉ करेंगे लाइन, और लाइन को ड्रॉ करते टाइम याद रखिएगा ग्राफ में अक्रॉस द एक्सिस जानी चाहिए, करेक्ट। तो आपका जो सॉल्यूशन है, कॉमा x की वैल्यू 6 मान ली जाएगी आपके लिए और y की वैल्यू 0, राइट। तो we have to plot the point and join the points to form the lines AB and PQ as shown in the graph. Since point B6 0 common to both the lines AB and PQ, therefore the solution of the pair of linear equation is x = 6 and y = 0. बहुत से बच्चे यहाँ चोरी भी करते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से, और x की वैल्यू 6, y की अगर 0 आई तो दोनों में एक कॉमन वैल्यू लिख लेते हैं, बाद में एक और सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और बाद में प्लॉट कर देते हैं। प्लीज़ आपको जैसा अच्छा लगे लेकिन करेक्ट करिएगा, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² है बेटा ये, राइट, -4x + 3 = 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसकी ax² + bx + c = 0 में कंपेयर करके आप निकालेंगे, a आपका आ जाएगा 2, b हो गया -4, c हो गया 3। डिस्क्रिमिनेंट d = होता है b² - 4ac। वैल्यू पुट करेंगे जब इसमें, अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है, मैं क्या भगवान जी क्या, आपको खुद ही आप अपने आप को सिखा सकते हैं, इसलिए प्लीज़ 4 4 या 16 और 16 - 4 नेगेटिव नंबर इज मोर देन द पॉजिटिव, सो -8 आया आपका डिस्क्रिमिनेंट, और -8 इज लेस देन 0। ऐसी कंडीशन में नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स, अंडरस्टैंड। तो यहीं पर मैं आपका रिवीजन करा देता हूं कि अगर यहाँ कोई पॉजिटिव नंबर आता दैट विल बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स क्या होता, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। और अगर ये इक्वल टू 0 आ गया होता तो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स क्या लिखते हैं हम, यहाँ लिखते इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स या रिपीटिंग रूट्स। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब बच्चे को क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला 14 में क्वाड्रेटिक फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। फार्मूला क्या है, x = -b ± √d। d क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac। जैसे ही आप a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -6 पुट करेंगे b² - 4ac में, तो आपको क्या मिला यहाँ पर 25। अब 25 ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे आएंगे, रूट्स आएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो जैसे ही हम आपको -b ± b में इसकी वैल्यू रखेंगे, रूट b² - 4ac में 25, तो 25 का रूट हो गया 5। अब 1 टाइम माइनस और प्लस लेंगे तो देखिए ये आ जाएगा आपका 4/2। 1 टाइम -1 और -5 लेंगे तो ये देखिए आपकी वैल्यू हो जाएगी -6/2, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू -3 और 2 आ जाएगी, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका डिस्क्रिमिनेंट बेस हो सकता है, व्हेन b² - 4ac में अगर दे दिया जाए कुछ इस तरह का क्वेश्चन, ध्यान से देखिए एक्स्ट्रा डाल दिया मैंने। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ इक्वेशन 2x² - kx + k = 0 हैज इक्वल रूट्स। जब इक्वल रूट्स होता है तो डिस्क्रिमिनेंट d आपका क्या होना चाहिए, इक्वल टू
0। इसको आप खुद पेन कॉपी लेके बैठे हुए हैं तो सॉल्व कर डालिए। आप यहाँ d का मीनिंग हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से ले लीजिएगा आप a, यहाँ से b की वैल्यू माइनस k और c की k, और b स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करिए और इज इक्वल टू 0 लगा के रखिएगा। तो k की कोई एक वैल्यू आएगी, या तो a सही होगा या b करेक्ट होगा या c करेक्ट होगा या d करेक्ट। अगर आपने कर लिया है तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिख के दीजिएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 8। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लेना है, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द AP 21, 24, 27। सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म a 21, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट 24 माइनस 21 दैट इज 3। सो अगर 15 टर्म निकालना है तो जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। n का मतलब हो गया a 15 दैट इज a प्लस 15 माइनस 1 कितना होता है 14d। अब वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू 21 पुट कर दी और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 रख दिया, 14 3 जा 42 हो जाएगा, प्लस 21 करेंगे तो 63 आ जाएगा। यानी कि इस AP की जो 15 टर्म है वो क्या होगी 63 होगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि विच टर्म ऑफ द AP इज 99। अब देखिए इसमें इसने लास्ट टर्म दे दी इसकी कि 99 कौन सी टर्म होगी, तो हम an की जगह पर क्या लिखेंगे यहाँ 99। ये देखिए an इज 99, राइट। फर्स्ट टर्म आपकी 3 हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6 हो गया। फॉर्मूला लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है हमारा 99, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू में a की वैल्यू 3 हो जाएगी, n फाइंड करना है और d आपका 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 99। सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस 3 इधर जाएगा तो क्या बनेगा 99 माइनस 3 96। अब आप जो भी आएगा डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो आ जाएगा 16, 6 या 96 और माइनस 1 इधर आके ऐड करेंगे तो 17, यानी कि 17 टर्म ऑफ द गिवन AP इज 99, करेक्ट। एक क्वेश्चन और मैंने AP से लिया है, ये तो 2 जनरल टर्म के हो गए, ये भी जनरल टर्म पे बेस है। AP फाइंड करना है जिसकी थर्ड टर्म 5 है और सेवेंथ टर्म 9। अब थर्ड टर्म देखिए a3 कैसे आएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि एक इक्वेशन बन गया a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, बना कि नहीं। सेकंड इक्वेशन में सेवेंथ तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। अब इसको हम फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की तरह a को एलिमिनेट करेंगे तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी 1 और वैल्यू d की रखेंगे किसी एक इक्वेशन में तो a आ जाएगा 3। अब a हो गया फर्स्ट टर्म, अब इसमें 1 ऐड करते जाओ तो सेकंड टर्म, फिर इसमें 1 ऐड करो तो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सेवन टर्म, बस छोड़ दीजिए इतना, आ गई AP आपकी। अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ पे लिया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। और देखिए क्या कह रहा है टुवर्ड्स द फर्स्ट ऑफ द AP 10, 7, 4 ऑल, ये टर्म दे दी है -62, यानी कि लास्ट से एरो बना रहा हूं इधर की तरफ जाना है और आपको 11th टर्म निकालनी है। सबसे पहले इस AP को देखिए, इसमें AP में क्या है a 10 है, d आपका कैसे आएगा सेकंड माइनस फर्स्ट 7 माइनस 10 यानी कि -3 आया कि नहीं। और जो ये L बना हुआ है लास्ट की टर्म क्या है -62। तो बच्चों मैंने कई बार बोला है an और L सेम होता है, तो L टर्म ये हो जाएगी आपकी दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखते जाइएगा, लेकिन यहाँ प्लस नहीं लगाना है, क्या लगाना है माइनस। तो ये आ जाएगा L लास्ट से 11 टर्म, L11 इज इक्वल टू 1 माइनस 10d, डायरेक्ट कर देता हूँ दैट विल बी -62 माइनस 10 माइनस 3 और आपका आंसर आ जाएगा -32। NCERT का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है और उसमें एक मेथड इसका और दिया हुआ है कि इस AP को आप रिवर्स फॉर्म में लिख करके और डायरेक्ट लिख सकते हो an इज इक्वल टू n माइनस, बस खाली ये ध्यान देना है उसमें कॉमन डिफरेंस आपका अपोजिट साइन लिख करके आता है, यानी रिवर्स लिखने से। दूसरा मेथड ये होता है। अगला है हमारा BPT थ्योरम्स, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट हर बच्चे को याद होना चाहिए। इफ ए लाइन straight line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio. No problem. आपको given भी लिखना है, to prove भी लिखना है और given to prove के साथ सबसे important होता है ये फिगर, करेक्ट। ये देखिए L पैरेलल है BC के, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है
कि आपने DM को AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और EL को आपने AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब आपको ये दोनों ट्राइंगल शेडेड कर दिए हैं मैंने, तो शेडेड करने के बाद अब ध्यान से देखिएगा क्यों किए गए हैं, बाद में पता लगेगा। जैसे ही आप एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो ये BDE है बट इसका परपेंडिकुलर ये EL देखा जाएगा, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। ध्यान से देखिएगा क्यों, बिटवीन 9th क्लास याद करो, ऑन द बिटवीन द सेम पैरेलल ऑन द सेम साइड। अब अगर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकाला है तो हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE निकाला है तो भी हाफ बेस इनटू साइड, यानी इस साइड के ट्राइंगल निकालने हैं लेफ्ट वाले। तो जैसे ही आप EL कैंसिल करेंगे हाफ हाफ, तो एक केस बन गया AD अपॉन DB का। सेकंड, अब आप राइट साइड में आ जाइए इन दोनों के लिए, तो इन दोनों के ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालेंगे तो हाफ बेस इनटू हाइट से ये इमीडिएट आ जाएगा AE अपॉन EC। अब फर्स्ट और सेकंड को जरा ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड में आपने जब कंपेयर किया तो ये बन गया AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। क्यों बन गया? क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE दोनों में कॉमन है और एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE आपने, यहाँ ध्यान से देखो, BDE के इक्वल आपने पहले लिखा है ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस से। तो या पहले लिख सकते हैं आप या बाद में भी कर सकते हैं, जब आप केस 1 ये बना लें और केस 2 बना लें इसको, तब भी आप लिख सकते हैं थर्ड केस बना करके। तो आपको AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से आ जाएगा और आप लिखेंगे लास्ट में हैंस प्रूव। तो थ्योरम्स के हेडलाइंस में स्टेटमेंट, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, देन फिगर, ये बहुत कंपलसरी पार्ट है और कोई भी थ्योरम 3 मार्क्स से कम नहीं आती है, राइट। अगला है पाइथागोरस थ्योरम, दैट्स वेरी सिंपल। स्टेटमेंट पहले लर्न होना चाहिए और याद रखिए पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्राइंगल फर्स्ट आना चाहिए। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। गिवन अच्छे से लिखेंगे, ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B। टू प्रूफ में क्या करना है, हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये गिवन, ये टू प्रूफ हो गया। एक परपेंडिकुलर आपको ये ड्रॉ करना है BD हाइपोटेन्यूज पर, ये AC पे परपेंडिकुलर है, तो आप दोनों तरफ इस तरह बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब आप इसको प्रूफ करने के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले ट्राइंगल ADB और ABC को देखिए, यानी इस ट्राइंगल को और होल ट्राइंगल को, दोनों ट्राइंगल के ये दोनों एंगल A कॉमन है वो हो गया, एंगल B और D दोनों के 90 हो गए। ADB एंड ABC आर सिमिलर टू ईच अदर बाय AA क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, AD अपॉन AB, ये आ गया। सेकंड में लिया उन्होंने AB अपॉन AC, ध्यान से देखिएगा, और जब इनका क्रॉस करेंगे तो ये क्या बन गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू नंबर 1 डाल के रख दीजिए AC। सिमिलरली सेकंड ट्राइंगल को आप होल ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करेंगे, देखिए ये कर दिया उसने, यहाँ पर भी बाई AA क्राइटेरियन लगा, और जैसे ही उन्होंने किया तो CPST मारा, CD अपॉन CB हो जाए, BC इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आ गया BC या CB अपॉन CA। क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो BC इंटू BC क्या बन जाएगा, BC स्क्वायर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू CD इंटू AC नंबर 2। अब आप दोनों को क्या करेंगे, ऐड, ये देखिए इन्होंने ये ऐड कर दिया, ऐड किया है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में पूरा पार्ट मिल गया हमको AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का। राइट साइड में AD इंटू AC है और CD इंटू AC है, तो AC और AC दोनों में कॉमन हो गया और AD प्लस CD बचा। तो आप देखिए इधर फिगर में AD और CD को जब प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, AC। सो AC इंटू AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर, means square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two side, hence proved। this is your Pythagoras theorem। लास्ट मैंने डायरेक्ट जंप मार करके स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन ले लिया है। मैं इस क्वेश्चन को क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे पता चला कि इसमें मीन भी पूछा है, मोड भी पूछा है और मीडियन भी पूछा है। जब ऐसे केस आपके सामने आए तो मैं आपको एक सबसे सिंपलेस्ट आइडिया देता हूँ, प्लीज़ तीनों मत फाइंड, तीनों को अलग अलग मत फाइंड करिए, नहीं तो 25 मिनट लगेंगे आपके, 25 मिनट। आप सबसे पहले मोड को फाइंड करिएगा। मोड को फाइंड करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट्स लगेंगे। कैसे? आप इसका सबसे पहले तो आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए, व्हाट इज मोड। मोड इज इक्वल टू होता है L प्लस, बहुत से कन्फ्यूजन में बच्चे ये प्लस नहीं इनटू मार के चले आते हैं।
तो ये हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H में आना है। तो इसके सारे कंपोनेंट आप अपनी इस टेबल में सर्च कर लीजिए, राइट। सर्च करने का तरीका क्या है कि जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 36, ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। हो गया कि नहीं? इसकी जो लोअर लिमिट है वो आपकी L बन जाएगी, करेक्ट। इसके जो अपर पार्ट से यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से, तो 16 आपका बनेगा क्या? F0, राइट। और ये बनेगा आपका F1 और इस तरह से बन जाएगा F2। और कॉमन डिफरेंस 0 to 10, 10 to 20 में H आपका हो जाएगा 10। पुट करिए वैल्यू, सॉल्व करिए, मोड आपकी आ जाएगी 29.09। आई ना? अब आप कहोगे कि सर मीन और मीडियन कैसे लाएंगे? तो आप डायरेक्ट मेथड से क्या कैलकुलेट कर लीजिए, मीन सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू अपॉन सिग्मा एफ आई। जैसे मीन आपका आ जाए तो आप इमीडिएट इंपेरिकल फॉर्मूला लगाइए, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस ट्वाइस मीन। सो फॉर्मूला 14 का ये लास्ट क्वेश्चन था और हर बच्चे को ये फॉर्मूला 14 अगर प्रैक्टिस में पेन कॉपी के साथ ये वीडियो के साथ करते चले जाएंगे, आई एम 100% श्योर आपका ट्यूटर, आपका कोच, आपकी कोचिंग यही इस वीडियो में मिल जाएगी कि ये 14 क्वेश्चन अगर बनने लगे तो अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट 14 आने वाले हैं। आपकी ये प्रैक्टिस कंटिन्यू 4th में तक अगर चलती रही तो मैं 100% श्योर हूँ कि कोई भी स्टूडेंट इसमें 60 से लेस मार्क्स नहीं लाएगा, मोर देन 60 लाएगा। बाकी स्टूडेंट्स अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से अगर काम करेगा तो वो ऑफ कोर्स नियर 80 पहुँच सकता है, लेकिन 80 किसी के पढ़ाने या सिखाने से कोई नहीं पहुँचता है, बच्चे अपनी मेहनत से पहुँचते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चले जाइए ताकि मैं और वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ।